हमने बहुत सारे इतिहासों के बारे में जाना था, अभी पढ़ा था हमने उन्होंने क्या लिखा अपने इतिहास में और उन्होंने कब उन्हें प्रकाशित करवाया, किस सन में प्रकाशित करवाया। बहुत सारे इतिहासकार हमने अभी पढ़े थे, इतिहासों के बारे में उनकी जानकारी हमने ली थी और थोड़ा सा डिटेल में अब आगे हम उनको पढ़ेंगे। सबसे पहले शिव सिंह सेंगर और जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने एक शब्द का नाम दिया है व्रत संग्रह। व्रत संग्रह शब्द से तात्पर्य है साहित्यिक रचनाओं का परिचय प्रस्तुत करने वाली कृति। यानी शिव सिंह सेंगर और जॉर्ज ग्रियर्सन ग्रियर्सन ने एक शब्द का नाम दिया था व्रत संग्रह। व्रत संग्रह जिससे तात्पर्य था साहित्यिक रचनाओं का परिचय प्रस्तुत करने वाली कृति। रचनाओं का परिचय प्रस्तुत करने वाली कृति। हिंदी साहित्य के अगले पड़ाव में डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासने जी ने सन 1954 ईस्वी में डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासने जी ने सन 1952 ईस्वी में एक उन्होंने अपना साहित्य लिखा, एंदुई साहित्य, एंदुई इतिहास। उन्होंने अपने एक साहित्य लिखा एंदुई इतिहास और एंदुई इतिहास में ताशी के ग्रंथों में उल्लेखित कवियों और लेखों का विवरण में उन्होंने हिंदी अनुवाद करवाया और जिसमें एंदुई इतिहास से उन्होंने इतिहास लिखा जिसमें ताशी के ग्रंथों से उल्लेखित लेखकों का विवरण को हिंदी में अनुवाद करवाया, जिसमें हिंदी और उर्दू के लेखक सात सौ अड़तीस शामिल किया गया। और हिंदी के कुल 72 कवियों को ही शामिल किया गया। हिंदी के कुल 72 कवियों को शामिल किया गया। अब हिंदी के अगले पड़ाव में हम चलते हैं, जिन्होंने ताशी के बाद जो लेखक आए, ताशी के बाद जो ताशी ने जो ग्रंथ लिखा था अपना
इस्तवार द लिथुएटर एंदो ये हिंदुस्तानी। तासी के बाद यानी तासी आए थे सन 1839 ईस्वी में, और ये जो आए हैं 1848 ईस्वी में। करीमुद्दीन ने अपना इतिहास लिखा। सुमरई ए हिंदी, तज़किरा ई सुमरई। इन्होंने अपना इतिहास लिखा, तज़किरा ई सुमरई। यानी कि तासी के बाद जो लेखक आए, इनको देखिए प्रकाशन में नहीं लाया गया, इसलिए इनको कम देखने को, ये जानकारी कम मतलब दी गई है। लेकिन कभी कभी आ जाता है, क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है, इसलिए आज हम अपने साथ सामान अच्छा ही लेकर चलेंगे ताकि हम अगले एग्ज़ाम में फाइट कर सकें। तासी के बाद जो तासी ने अपना ग्रंथ लिखा, इस्तवार द लिथुएटर एंदो हिंदुस्तानी। उनके बाद जो लेखक आए सन 1848 में, करीमुद्दीन तज़किरा ने अपना इतिहास लिखा, तज़किरा ई समुराई। इसमें क्या हुआ, पहले जो लेखक थे हमारे लक्ष्मी सागर वासनी, जिन्होंने एंदो इतिहास लिखा था, उसमें 738 कवि थे। यहाँ पर 1000 कवियों को शामिल किया गया, 1000 कवियों को शामिल किया गया, और इसमें हिंदी के कुल 62 कवि ही शामिल किया गया, और हिंदी के कुल 62 कवियों को शामिल किया गया। यानी तासी के बाद जो ग्रंथ आया सन 1847 में, करीमुद्दीन ने जो लिखा, तज़किरा ई समुराई, जिसमें 1000 कवियों का वर्णन मिलता है, और इसमें हिंदी के कुल यानी 1000 हिंदी उर्दू के कवि जो शामिल किए गए थे, उसमें हिंदी के कुल 62 कवियों को ही शामिल किया गया। और हिंदी साहित्य को सुव्यवस्थित यानी वैज्ञानिक पद्धति पर सुव्यवस्थित इतिहास लिखने का श्रेय जॉर्ज ग्रेसन जी को जाता है। हिंदी साहित्य में वैज्ञानिक सुव्यवस्थित पद्धति पर लिखने का श्रेय इतिहास लिखने का श्रेय जॉर्ज ग्रेसन को। जिन्होंने अपना इतिहास लिखा, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, द मॉडर्न ऑफ
द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। और द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में पहली बार कवियों का लेखों का विवरण और परिचय सबसे पहले, यानी कि सबसे पहले द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में सबसे पहले कवियों और लेखों का विवरण प्रस्तुत किया गया इसमें। और कवियों को अंक देने की प्रणाली भी यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से शुरू होती है। कवियों को अंक कवियों को अंक देने की प्रणाली भी यहीं से शुरू होती है। यानी कि अंक एग्ज़ाम में जैसे अंक का परिचय प्रस्तुत किया था, वैसे ही यहाँ पर भी कवियों को अंक देकर उनका जो परिचय प्रस्तुत किया है जॉर्ज ग्रेसन ने ही दिया है। सबसे पहले उन्होंने स्टार्टिंग की है इसकी। और सबसे पहले लेखकों का काल वर्गीकरण जो प्रस्तुत किया है वो जॉर्ज ग्रेसन के द्वारा किया गया था। कवियों का काल विभाजन, वर्गीकरण भी जॉर्ज के द्वारा ही किया गया। और सबसे बड़ी उपलब्धि उनकी क्या थी? भक्ति काल का स्वर्ण युग घोषित करने की। भक्ति काल को स्वर्ण युग घोषित करना। एग्जाम पूछ लेता है कि स्वर्ण युग का नाम किसने दिया, यानी स्वर्ण युग को नाम सबसे पहले किसने दिया? तो सबसे पहले जॉर्ज ग्रेसन ने ही भक्ति काल को स्वर्ण युग का नाम दिया। यानी भक्ति काल को स्वर्ण युग जॉर्ज ग्रेसन के द्वारा ही कहा गया। और सन 1957 ईस्वी में कहाँ गया? सन 1957 ईस्वी में डॉक्टर किशोरी लाल इनके इतिहास को हिंदी में, यानी इतिहास का हिंदी में अनुवाद करवाया। यानी कि जो इनका जो इतिहास था द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, वो अंग्रेजी भाषा में था और सबसे पहले किशोरी लाल ने इनके इतिहास को हिंदी में अनुवाद करवाया।
और डॉक्टर किशोरीलाल जी ने उनके बारे में लिखा है। डॉक्टर किशोरीलाल जी ने लिखा है कि हिंदी साहित्य की नींव का वे पत्थर है, कि हिंदी साहित्य की नींव का वह पत्थर है, वह पत्थर है जिस पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने सुप्रसिद्ध इतिहास का भव्य भवन निर्मित करवाया। यानी कि डॉक्टर किशोरीलाल जी ने लिखा है कि हिंदी साहित्य की नींव का वह पत्थर है। यानी कि उनके जो इतिहास है, उनके इतिहास के बारे में एक उन्होंने प्रसिद्धि लिखी है, उन्होंने अच्छाई लिखी है कि हिंदी साहित्य की नींव का वह पत्थर है जिस पर रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने सुप्रसिद्ध इतिहास का एक भव्य भवन निर्मित करवाया है। और इस इतिहास का एक अलग ही ऐतिहासिक महत्व है। और इस इतिहास का एक अलग ही महत्व है। यहाँ तक आपके समझ में आया होगा। और आप एक पेंसिल, एक कॉफ़ी लेके बैठिएगा। जो मैं लिखती रहूँ, जो मैं बोलती रहूँ, आप उसको ध्यान से सुनिएगा और आपको अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा और एक बार फिर से उसको एक बार दोहराइएगा, आपको तुरंत याद होता चला जाएगा। और हिंदी साहित्य के अगले पड़ाव में आते हैं मिश्र बंधु जी। मिश्र बंधु जी के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। मिश्र बंधु 3 भाई थे। 3 भाइयों ने मिलकर एक साहित्य को जन्म दिया, एक साहित्य को इतिहास के रूप में प्रकाशित करवाया। तीनों भाई थे श्याम बिहारी मिश्र, सुख बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। तीनों भाइयों ने मिलकर अपने एक साहित्य का स्वरूप दिया जिसका नाम पड़ा मिश्र बंधु विनोद। और मिश्र बंधु विनोद को उन्होंने 8 कालखंडों में विभक्त किया और उसके 4 भाग किए। और सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही उनकी? सबसे बड़ी उपलब्धि रही उन्होंने अज्ञात कवियों को ढूंढकर अपने साहित्य में स्थान दिया। उन्होंने अपने साहित्य में उनको पकड़ कर बुलाया। उन्होंने अपने साहित्य में उन्होंने खुद उनको स्थान दिया। वो एक बड़ी अपने आप में उनकी उपलब्धि रही है। और जिसमें अज्ञात कवियों को स्थान दिया और इसी उपलब्धि से प्रसिद्ध होकर, इसी उपलब्धि से मतलब हर्षित होकर डॉक्टर नगेंद्र जी ने उन्हें पंचांग की संज्ञा दे डाली। डॉक्टर नगेंद्र जी ने उन्हें पंचांग की संज्ञा दे दी और उन्होंने अपने इतिहास में
अपने इतिहास में 4,591 कवियों का वर्णन यानी उन्होंने अपने साहित्यिक इतिहास में यानी कि मिस्र बंधु विनोद में 4,591 कवियों का एवं आलोचकों का वर्णन किया है। यानी इन्हें 4,500 कवियों को सम्मिलित किया है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिस्र बंधु विनोद में कवियों की कुल संख्या कितनी थी, तो आपको ठीक से याद रखना है, ठीक से आपको ध्यान में रखना है कि 4,591 कवियों को एवं आलोचकों का वर्णन मिस्र बंधु विनोद में देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी उपलब्धि एक और उनकी ये रही थी, आलोचक ग्रंथों के आधार पर जो सारंगधर कवि थे उन्हें ब्रजभाषा का प्रथम कवि घोषित किया गया, और जो गोरखनाथ जी थे उन्हें हिंदी गद्य का प्रथम लेखक भी घोषित किया गया। यानी प्रथम लेखक भी गद्य का प्रथम लेखक भी उनको माना गया है। यानी सारंगधर को भाषा का प्रथम कवि और हिंदी गद्य का प्रथम लेखक स्वीकार किया गया है। यानी गोरखनाथ जी को हिंदी गद्य का प्रथम लेखक स्वीकार किया गया। यानी मिस्र बंधु विनोद में ही इनका परिचय देखने को हमें मिलता है। यानी इनका वर्णन जो इनको गद्य के रूप में इन्हें माना गया है, ये सब मिस्र बंधु विनोद में देखने को हमें मिलता है। और हिंदी साहित्य के अगले पड़ाव में आते हैं रामचंद्र शुक्ल जी। अगले आते हैं रामचंद्र शुक्ल जी। रामचंद्र शुक्ल ने जनता की चित्तवृत्तियों के साहित्य स्वरूप उन्होंने अपना एक इतिहास लिखा है। यानी कि उन्होंने जनता को मतलब साहित्यिक इतिहास को विश्लेषित करते हुए लिखा है कि जब तक प्रत्येक देश का साहित्यिक इतिहास वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य का स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। लिखा है कि प्रत्येक देश का
साहित्यिक इतिहास, इतिहास, साहित्यिक इतिहास वहाँ की जनता की, वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों, चित्तवृत्तियों के परिवर्तन के साथ साथ यानी कि हिंदी साहित्य के इतिहास के जो अगले पड़ाव में आए थे रामदास शुक्ल जी, पड़ाव में विश्लेषण करते हुए लिखा है कि प्रत्येक देश के साहित्य इतिहास वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य का स्वरूप भी परिवर्तन होता चला जाता है। यानी रामदास शुक्ल जी ने ये न माना है ये सब आचार्य रामदास शुक्ल जी ने माना है। और सुव्यवस्थित जो